प्यारे बच्चों, व्याकरण में आज का टॉपिक समास और समास विग्रह के बारे में आप सबों को बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत में श्लोक है, समर्शनम एक पदी भावनम समासा। यानी इसका अर्थ हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, जो उसमें कारक विभक्ति चिन्ह होती है, उसे छोड़कर आपस में मिलना ही समास कहलाता है। समर्शनम एक पदी भावनम समासा। समास के भेद के बारे में अब जानकारी करेंगे। पहला, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इसका अर्थ समझेंगे। अव्यय, अव्यय से युक्त। और अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है क्रिया विशेषण, जो यह विकारी शब्द भी होता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, जिसको अव्यय भी कहते हैं, और उसी से युक्त जो समास बना है, दो पद मिला करके, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी इसका सहज पहचान है कि इसका पहला पद अव्यय होगा और इससे जो समस्त पद बनेगा वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, प्रयोग मिलाया जाएगा। इसका विग्रह देखिए, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब हुआ हर एक दिन, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, यानी दिनों दिन। इसका विग्रह किया जाता है दिनों दिन। दूसरा है यथाशक्ति। यथाशक्ति में देखिए, यथा अव्यय है, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है। तीसरा है आजन। या देखिए अव्यय है, इसका विभक्ति इस तरह करेंगे। यथा का मतलब होता है अनुसार। यथाशक्ति का मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। इसका विभक्ति अगर करने के लिए आए तो यथाशक्ति का विभक्ति करेंगे शक्ति के अनुसार। जैसे यथा संभव, तो संभव के अनुसार। यथा योग, योग्यता के अनुसार। इस तरह से के अनुसार जोड़ करके हम इसका विभक्ति करते हैं। तीसरा उदाहरण आजन्म। आजन्म का मतलब हुआ जन्म से लेकर, यानी जब जन्म हुआ तब से, जन्म से लेकर आजन्म। इसका विभक्ति करेंगे जन्म से लेकर। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का प्रथम पहचान है कि उसका अंतिम पद, जो अंत का पद होगा, वो जो है सो प्रधान होगा। जैसे आप तो जान गए
कि समास में दो पद या दो से अधिक पद होता है। ज्यादातर दो ही पद होता है, ज्यादातर प्रायः दो ही पद से समास बनता है, लेकिन कहीं एकाध दो से अधिक पद का भी हो जाता है, वो आगे हम बताएंगे। तो दो पद में आप देख रहे हैं, या समास के पदों में जो शब्द है, जो शब्दों से वो समास बना है, उसका अंत का पद ही प्रधान होगा। ये पहचान है, इसका मुख्य पहचान है कि अंत का पद ही के बारे में कहा जाएगा, अंत पद के बारे में ही पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, तत्पुरुष समास का परिभाषा इस तरह है, जैसे जिस समास के में अंतिम पद की प्रधानता रहती, उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान है कि दो पदों के बीच कारक विभक्ति का लुप्त रहना, दो पदों के बीच कारक विभक्ति लुप्त रहता है। जैसे यहां देखिए उदाहरण, राजपुत्र, जैसे राजा का पुत्र, यहाँ का है जो है सो कारक विभक्ति है, ये इसमें लुप्त हो गया तो राजपुत्र बना। तो राजपुत्र में यहाँ राजा के बेटा के बारे में कहा जा रहा है, राजा के पुत्र के बारे में कहा जा रहा है, ना कि राजा के बारे में। तो इसका अंतिम पद जो हुआ पुत्र हुआ, ये प्रधान है। इसी तरह से राजकुमार, अनेकों उदाहरण हैं। केवल इसका पहचान का तरीका अगर आप समझ जाएं तो आप एक बार भी किताब में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आज भी हो जाएगा। तो इसका पहचान का सूत्र ये है कि ये जो है सो कारक विभक्ति से परिपूर्ण रहता है। तत्पुरुष समास का जितने भी भेद हैं सब में कारक विभक्ति होती है। इसमें जैसे अभी जो बताए, ये षष्ठी तत्पुरुष का का के की कारक विभक्ति है। आगे देखिए, इसका पहला भेद, तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा समन तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब पहला कर्म तत्पुरुष में द्वितीय विभक्ति चिन्ह, कारक का द्वितीय विभक्ति चिन्ह, कारक के आप चिन्ह आप लोग जानते हैं कि पहला ऐसा करता रहे कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष का द्वितीय, कारक का द्वितीय विभक्ति चिन्ह को से जुड़ा हुआ शब्द रहता है, को इसमें लुप्त रहता है। और इस तरह का शब्द की विभक्ति हम इस तरह करेंगे, जैसे ग्रहागत। सबसे पहले ग्रहागत, गिरह जोड़ आगत, यानी गिरह को आगत, यानी घर को आने वाला। जैसे फिर है सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति में, कारक के द्वितीय विभक्ति को से बना हुआ शब्द किस तरह का होता है। तो ये आप देखें, यहां ग्रहागत, गिरह को आगत, यहाँ को जो है सो अगर हम हटा देते हैं तो ग्रहागत बन जाता है। तो ग्रहागत में भी आप देखिए इस तरह से, इसके परिभाषा के अनुसार अंतिम पद की प्रधानता, इसमें आने वाला की के बारे में कहा जा रहा है, घर को आने वाला ग्रहागत। सुख प्राप्त में सुख को प्राप्त करने वाला के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें हमेशा अंतिम पद प्रधान होता है, ये समझना है।
इसके बाद कारण तत्पुरुष, कारक का तृतीय विभक्ति से यह समास ओतप्रोत होता है, परिपूर्ण होता है। जैसे कारक का तृतीय विभक्ति क्या होता है? से का मतलब जो माध्यम होता है, जैसे उसने लाठी से मारा, माध्यम। यहां देखिए शब्द है करुणापूर्ण। करुणापूर्ण का विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण, यहां से विभक्ति जोड़ेंगे, यहां से विभक्ति जोड़ेंगे। अकाल पीड़ित, अरे अकाल से मतलब अकाल के द्वारा, करुणा के द्वारा। यहां तृतीय विभक्ति पर ध्यान देंगे, अकाल के द्वारा पीड़ित, अकाल के द्वारा पीड़ित। यहां भी देखिए अंतिम पद पीड़ित ही प्रधान है, जो से विभक्ति के द्वारा जो सो विभक्ति यहां छिपा हुआ है। इस शब्दों में विभक्ति छिपा हुआ होता है। आप अगर विग्रह करते हैं तो विग्रह का मतलब हुआ कि अगर अलग करते हैं तो आपको विभक्ति उसमें बैठाना होगा, और अगर समास का रूप में लिखना है तो विभक्ति हटा करके लिखना होगा, और समास का विग्रह करना होगा तो विभक्ति जोड़ करके लिखना होगा। समास के रूप लिखना है तो विभक्ति छोड़कर लिखना है, और समास का विग्रह करना है तो विभक्ति जोड़कर लिखना है। ये ध्यान रखिए, दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है और आता है। यहां देखिए संप्रदान तत्पुरुष, कारक का चतुर्थी विभक्ति के लिए, के वास्ते, के लिए। जैसे पुत्र शोक, पुत्र शोक, इसमें पुत्र के लिए शोक किया जाता है, पुत्र के लिए शोक, यहां के लिए विभक्ति है। गौशाला, गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए घर, गौशाला। अब जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर। इस तरह से बहुत से शब्द हैं। आप को ये पकड़ होना चाहिए कि कौन सी विभक्ति कौन सा समासिक पदों में छिपा हुआ है, इस पर गौर करना है, ध्यान देना है। आगे देखिए यपादान तत्पुरुष, कारक का पंचमी विभक्ति चिन्ह से जुदाई, अलगाव। यपादान मतलब एक दूसरे से जुदा हो रहा, अलग हो रहा। यहां दो पद जो है सो एक दूसरे से अलग, विच्छेद, अलगाव दृष्टिगोचर होगा। जैसे देखिए अनहीन, यानी अनहीन का मतलब हुआ अन्न से हीन, यानी अन्न के बगैर, अन्न के बिना, अन्न से ये अलग, इसी को अन्न से हीन, यानी अन्न की कमी है, अन्न इसके पास नहीं है, अन्न इससे दूर है। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन का मतलब गरीब हो गया, मतलब इसके पास धन है नहीं, धन इससे दूर है, धन इससे अलग है। इस तरह से अगर जो सो आपको अभी बताया कि अगर विग्रह करना है तो इसमें विभक्ति जोड़ दीजिए, और अगर समास के रूप में लिखना हो तो विभक्ति को छोड़ दीजिए और छोड़ करके लिखिए। अगर समास के रूप में लिखने के लिए आएगा तो इस तरह से आएगा, और अगर विग्रह करने के लिए आएगा तो इस तरह से आएगा, और इस तरह लिखना है। और समास के रूप में लिखना है तो इस तरह से आएगा, इस तरह लिखना है, ये समझना है। आगे देखिए समंत तत्पुरुष,
कारक का षष्ठी विभक्ति चिन्ह का, के, की एक दूसरे से संबंध, यानी एक किसी प्राणी, सजीव प्राणी का किसी भी वस्तु पर अधिकार बताता है, का, के, की संबंध बताता है। जैसे विग्रह देखिए, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, यहां का जो है सो राजा का अधिकार है अपने कुमार पर, संबंध है, राजा का कुमार है, राजा का बेटा है, इससे ये संबंध है, राजा का इस पर अधिकार है। जैसे विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, यानी विद्या को अर्जन करने वाला, विद्या पर अर्थी अर्जन करने वाला का संबंध है, उस पर अधिकार है। ये जहां का, के, की जो सो विभक्ति लगा हो तो वहां आप समझे। यहां भी देखिए, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इस तरह से ध्यान देंगे कि जहां का, के की विभक्ति हो वो समन तत्पुरुष कहलाता है। और इसका विग्रह हम इस तरह से करेंगे, जैसे अभी आपको हम पहले बताए कि अगर विग्रह करना हो तो आप इसमें विभक्ति को, कारक विभक्ति को जोड़ करके दोनों पदों के बीच में जोड़ करके लिखें। और अगर समास के रूप में लिखना है तो उसके विभक्ति जो दिया होगा उसको छोड़ दे, उसको हटा दे और जोड़ करके लिख देना है। आगे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष, कारक का सप्तमी विभक्ति चिन्ह में पर। जैसे आनंद मग्न, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, अपने कुल में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कहा गया। तो इस तरह से हम समास विग्रह या समास, गृहीत समास को समास के रूप में हम लिखते हैं, ये समझना है। धन्यवाद।